ने दादा कुशाल दहिया के बलिदान को देखते हुए इस गांव का नाम बड़ खालसा रखा, यानी कि बड़ा खालसा। आज जो ये गांव है ये बड़ खालसा के नाम से जाना जाता है। दादा कुशाल सिंह वो आगे आए, उनकी कद काठी गुरु से कुछ कुछ मिलती थी, तो उन्होंने ये कहा अपने बड़े बेटे से कि मेरा सिर काट करके ये मुगल सेना को दे दो। जाटों के नेता पुराने हो गए, अब नए नेता सुनील सांगवान जो दादरी के विधायक हैं, अपने वीरेंद्र बड़ खालसा, ये भी नए नेता मनोहला खट्टर की टीम का हिस्सा है। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और खास मुद्दे में हम बात करेंगे हरियाणा के गांव के एक ऐसे वीर की जिन्होंने 350 साल पहले सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान किया था, और उनको ऑनर करने के लिए अभी 14 तारीख को सोनीपत में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ये वीर बलिदानी सोनीपत गांव बड़ खालसा के दादा कुशाल सिंह दहिया थे, जिन्होंने औरंगजेब की सेना को गुरु तेग बहादुर की शीश की जगह अपना शीश काटकर बलिदान में दे दिया था। अक्सर कहते हैं हरियाणा पंजाब भाई भाई, हरियाणा पंजाब एक ही है, क्योंकि यहाँ के लोग और पंजाब के लोग दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, एक जैसा ही स्वभाव है, एक जैसा मिजाज है, और कभी भी अन्याय को सहन नहीं करते, बलिदान देने के लिए आगे रहते हैं। तो हम बात करें 1675 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे, दादा कुशाल सिंह दहिया के बारे में। सत सिंह जी, ये दादा कुशाल सिंह के बारे में वैसे तो जो नई पीढ़ी है वो तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ है, लेकिन हमने भी कभी ऐसे पहले बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, नहीं सुना। तो अब एकदम से जो ये चीज़ निकल के आई है सामने, और 14 नवंबर को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी है उनकी याद में, उनके बलिदान को याद किया जाएगा। ये पूरी जो कहानी थी ये है क्या, ये बलिदान कैसे दिया था? देखिए, जब 1675 में गुरु तेग बहादुर सिंह जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, उनका जो है बलिदान लिया गया, उन्होंने बलिदान दिया। उनका सिर औरंगजेब की फ़ौज ने, मुग़ल फ़ौज ने जब काटा था, उनकी बॉडी के 4 टुकड़े कर दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने वो किया, तो उसके बाद भाई जैता सिंह जो हैं, गुरु का शीश अपने हाथों में उठा करके चकमा दे करके किसी तरह से मुग़ल की सेना को, और वो आनंदपुर साहिब की तरफ भागे, और रास्ते में पड़ा रायगढ़ी, सोनीपत जिले का रायगढ़ी। वहाँ जा कर के उन्होंने सारी बात बताई कि इस तरीके से, क्योंकि उस समय औरंगजेब का राज था और किस तरह से आतंक था ये तो हम सब जानते हैं। तो जब उन्होंने बताया कि गुरु का इस तरह से बलिदान ले लिया गया है, तो उनके हाथों में गुरु का शीश था, और मुग़ल सेना पीछा करते करते रायगढ़ी गांव को उन्होंने घेर लिया। जब ऐसा हुआ तो गांव वालों ने इसके बारे में सभी बुजुर्ग शाणे आदमी इकट्ठे हो गए कि अब क्या करें। तो दादा कुशाल सिंह वो आगे आए, उनकी कद काठी गुरु से कुछ कुछ मिलती थी, तो उन्होंने ये कहा अपने बड़े बेटे से कि मेरा सिर काट करके ये मुग़ल सेना को दे दो, ये आभास कराने के लिए ये गुरु का शीश है, ताकि भाई जैता सिंह और उनके साथ जो भी लोग थे वो आनंदपुर साहिब चकमा दे करके निकल जाएं। और वैसा ही किया गया। दादा कुशाल सिंह ने अपना जो शीश है वो कटवा करके और मुग़ल सेना को दे दिया, जो उन्होंने औरंगजेब को दिखाने के लिए कि हमने गुरु तेग बहादुर का जो शीश है वो वापस ले आए हैं। और इस तरह से आनंदपुर साहिब जो है वो आज बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, और आज भी भाई कुशाल सिंह, दादा कुशाल सिंह को आज भी याद किया जाता है उनके उस सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए। सत सिंह जी, देखो ना, ये घटना जो आपने अभी जिक्र किया, ये कहानी, ये 17वीं शताब्दी की सदी की 1675 और 22 नवंबर 1675 में ये गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ था। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि औरंगजेब ने गुरु जी का बलिदान लेके उनका शीश कटवा कर और उनके शरीर के 4 टुकड़े
दिल्ली के 4 दरवाजों पर टांगने के आदेश दिए थे। जी। तब ये भाई जो जैता सिंह है, ये गुरुजी का शीश कपड़े में बांध के और भागने में कामयाब हुए। और मुगल सेना भी पीछे पीछे इनके लगी। तो ये जब जीटी रोड पे जाने लग रहे थे पंजाब की तरफ, गुरु आनंदपुर साहिब की तरफ, तो ये गढ़ी गांव के पास ये सब घटना का पता चला। तब ये जो आपने जिक्र भी किया कि ऐसे, तो उन्होंने कहा कि दो, जैसे गुरुजी का शीश तो जैताराम, भाई जैताराम के पास था ही, तो इन्होंने कहा कि मेरा शीश भी काट के आप आनंदपुर साहिब की तरफ चलो। और भाई जैताराम जो है उनको कहा कि आप तेज स्पीड में निकल जाइए, और जिनके हाथ में दादा कुशाल दहिया जी का जो शीश था, वो उनको कहा कि आप धीरे धीरे चलिए। जब मुगल सेना उनके पास पहुंची और उनको पकड़ा, तो उन्होंने सोचा ये गुरु तेग बहादुर जी का ही शीश है, और वो मुगल सेना लेके वापस चली गई। तो ये देखिए कि 350 साल पहले की ये घटना है। और आज आप देखोगे कि जो गढ़ी गांव आपने जिक्र किया, जो इस गांव के दादा कुशाल दहिया थे, रायगढ़ी, सिखों ने दादा कुशाल दहिया के बलिदान को देखते हुए इस गांव का नाम बड़ खालसा रखा, यानी कि बड़ा खालसा। आज जो ये गांव है, ये बड़ खालसा के नाम से जाना जाता है। और अब सरकार ने इस गांव की सूध ली है, और यहाँ पे जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी होगा, और दादा कुशाल दहिया को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, और उनके बलिदान को याद भी किया जाएगा। देखिए, जो गुरु तेग बहादुर जी ने किया, वो उस समय औरंगजेब जो है कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे। तो कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहिब पहुँचे गुरुजी के पास, और गुरुजी को उन्होंने सारी बात बताई। तो गुरु ने बिना कोई भी क्षण गवाए औरंगजेब से सीधा युद्ध, और सीधा इस बात का विरोध करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाने के लिए, और फिर ये सारी घटना जो है ना, घटनाक्रम हुआ। और जैसा आपने बताया बड़ खालसा यानी कि बड़ा खालसा, तो वो रायगढ़ी गांव का नाम बदल के आज उसको बड़ खालसा जानते हैं। और 14 नवंबर को सोनीपत एजुकेशन सिटी राई के पास ये गांव है बड़ खालसा, वहाँ पर प्रदेश स्तरीय आयोजन हो रहा है, और इसको लीड कर रही हैं वीरेंद्र बड़ खालसा। हालांकि वो दहिया हैं, वैसे तो वीरेंद्र दहिया हैं, लेकिन अपना नाम अपने गांव का नाम पीछे लगाते हैं। तो वीरेंद्र बड़ खालसा जो है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी के ओएसडी हैं, पहले खट्टर साहब के भी ओएसडी रह चुके हैं। वैसे कहते हैं कि ये खट्टर के 1 नंबर के आदमी हैं। हाँ, ये जो वीरेंद्र बड़ खालसा जो आपने जिक्र किया, ये आरएसएस के वॉलंटियर भी है, स्वयं सेवक हैं, और जो 3रे वर्ष तक भी वो उसकी आरएसएस की भारतीय किसान संघ के भी ये प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। और वैसे तो ये पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन जो सोनीपत में जैसे 2019 का जो चुनाव था, जो मोहनलाल बडोली वहाँ से विधायक बने थे बीजेपी की टिकट से, तो उनके चुनाव में जीत दिलाने का काम वीरेंद्र बड़ खालसा का ही है, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हैं, और अपने इलाके में गांव के लोगों के बीच में, आसपास के लोगों के बीच में काफ़ी सक्रियता के साथ रहते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं। और मतलब बहुत ही, जैसे उस इलाके में आप देखोगे तो वीरेंद्र बड़ खालसा जो है, वो किसी भी व्यक्ति का काम मना ही नहीं करते, चाहे सीएम से मिलवाने की बात हो, किसी मंत्री से मिलवाने की बात हो, किसी अधिकारी से, शासन प्रशासन से कोई काम करवाने की बात हो, कोई फ़ोन करवाने की बात हो, तो कभी वो ना नहीं उनके ज़ुबान पे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बड़ खालसा, जो दादा कुशाल दहिया का जो 350वां ये जन्म जयंती जो मनाने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम, तो इसके आप देखोगे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी एंगल इसमें निकल के सामने आ सकता है, क्योंकि ये वीरेंद्र बड़ खालसा ये जाट कम्युनिटी से है, दादा कुशाल दहिया जिन्होंने बलिदान दिया था वो जाट कम्युनिटी से हैं। तो बीजेपी जो है अभी तक जो जाट बीजेपी से जो नाराज है चुनाव में, उनको साधने के लिए ये एक बहुत बड़ा एक रणनीति हो सकती है। एक इनके जैसे ये जो दहिया खाप है, आप देखोगे हरियाणा में दहिया खाप बहुत बड़ी खाप है जी। तो
बीजेपी की रणनीति का तो पता नहीं, बीजेपी तो अब तक तो जाटों को नाराज ही कर रखा है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, उनके जरूर निशाने पर जाटों को एक तरह से अपीज करने के लिए, उनको लुभाने साधने के लिए वीरेंद्र बड़ खालसा को आगे किया हुआ है। और वीरेंद्र बड़ खालसा जो है इस बार भी टिकट में थे राय के, वो भी चाह रहे थे, लेकिन कृष्णा गहलोत ने किसी तरह से ये टिकट मैनेज कर ली। लेकिन ये भी उनका आखिरी चुनाव है। आने वाले समय में वीरेंद्र बड़ खालसा, देखिए एक ना बीजेपी के साथ एक दिक्कत है कि जो आरएसएस का है उसको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का काम आता है, जो पार्टी का है वो उनकी अपनी एक जाति पाति की राजनीति है। लेकिन वीरेंद्र बड़ खालसा आरएसएस के तीसरी वर्ष के, मतलब एक तरह से वॉलंटियर स्नातक या जो भी रहे आरएसएस के, उसके बावजूद भी खापों को, गांव वालों को, बहुत सोशल, किसानों के तो किसान संघ के प्रदेश महामंत्री रहे, सबको साधने में और सब के साथ मेलजोल करने में अजीब सा इनका एक वो सिस्टम है। और बीजेपी में तो जब से मनोहर लाल खट्टर की नज़र ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु, क्योंकि पहले तो यही जाटों के बड़े नेता थे, लेकिन जैसे ही खट्टर साहब ने अपनी नई टीम बनाई है तो वो जाटों के नेता पुराने हो गए। अब नए नेता सुनील सांगवान जो दादरी के विधायक हैं, अपने वीरेंद्र बड़ खालसा, ये भी नए नेता मनोहर लाल खट्टर की टीम का हिस्सा हैं। वैसे तो बंसीलाल परिवार से श्रुति और किरण चौधरी भी, महिपाल डांडा तो आरएसएस के ही बंदे हैं। इधर अपना आप ये देखिए कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब खट्टर के पास नई पीढ़ी के जाट हैं जो उसके अपने हैं, 100% डेडिकेटेड और कमिटेड। एक और मनोहर लाल जी के खास युवा नेता हैं, हालांकि वो भाजपा से विधायक तो नहीं है, लेकिन वो गन्नौर से विधायक है, देवेंद्र कादयान। वो भी टिकट की दौड़ में थे, मनोहर लाल खट्टर के बहुत ही खासम खास हैं और टिकट नहीं मिल पाया। 2024 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ जहां पे मनोहर लाल जी ने देवेंद्र कादयान को बताया कि ये अपना ही आदमी है और अपना ही विधायक है। जी, तो आज खट्टर के पास जाटों की अपनी टीम है जो पूरे के पूरे कमिटेड और डेडिकेटेड जो हैं खट्टर साहब को, और इनमें से कई कमाऊ पूत भी हैं, क्योंकि ऐसा ही जाट राजनीतिक पार्टियों को, बीजेपी को पसंद है जो कमाऊ पूत भी हो और साथ साथ में लॉयलिस्ट भी हो। तो ये दोनों के दोनों खट्टर साहब को बहुत, मतलब ये दोनों ही क्वालिटीज लगभग नेताओं में है। हाँ, जो पुराने जाट नेता है बीजेपी के, वो तो कोई खास करिश्मा तो नहीं कर पाए, नहीं, लेकिन क्योंकि जाटों को वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए जाटों को। बिल्कुल सही बात। देखो आप बात करते हैं कैप्टन साहब के पास बेशुमार पैसा है, तो उनको किसी की जरूरत से ज़्यादा जी हजूरी की ज़रूरत नहीं। उनको जो चीज़ चाहिए, उनको कैसे मैनेज करनी है, वो बखूबी जानते हैं। फिर बचे ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी में तो मनोहर लाल खट्टर की तरह उन्होंने अपना संघर्ष किया हुआ है। कभी अनिल विज के साथ, सुभाष बराड़ा के साथ कुर्ते निकाल करके प्रोटेस्ट करते थे। MS स्वामीनाथन, और मोदी जी के खास भी है। हाँ, मोदी जी से कनेक्शन है। तो कहने का मतलब है कि वो पूरी तरह से मनोहर लाल खट्टर के चिल्ले वाले उसके अंदर फ्रेम के अंदर फिट नहीं बैठते हैं। तो इसीलिए उनको नए बंदे चाहिए थे जो काम भी कर सकें, मनोहर लाल खट्टर को अपना गुरु भी मान सकें। और तो ये जो नाम बताए, वीरेंद्र बड़ खालसा हुए, दादरी से विधायक सुनील सांगवान, हालांकि सांगवान साहब की पृष्ठभूमि कांग्रेस से है क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेस में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के साँचे में ये लोग बिल्कुल परफेक्ट जो ना बैठते हैं। और इसीलिए नई टीम बीजेपी की जाट नेताओं की तैयार हो चुकी है। 14 नवंबर को जी दादा कुशाल सिंह को याद किया जाएगा। बड़ खालसा गांव से बहुत सारी कमेटीज़ बना दी गई हैं, पूरे हरियाणा में न्योता दिया जा चुका है। गांव-गांव जा कर के उस प्रोग्राम के लिए, जैसे दादा खुशहाल सिंह तो ऑब्वियसली उनको याद करेंगे, और भी गांव लेवल पे बहुत सारे ऐसे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था उनको भी याद किया जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि 14 नवंबर को बड़ खालसा गांव में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और वो राष्ट्रीय मीडिया की भी अटेंशन खींचेगा। और जाटों का को लेकर के जो काफ़ी समय से बीजेपी में एक
खिंचाव चल रहा था कहीं ना कहीं सोनीपत इलाके में बेशक लोकसभा में कांग्रेस जीत गई हो, लेकिन विधानसभा में एक सीट को छोड़ करके 5 विधानसभा सीटें जो है बीजेपी, सारी की सारी सीटें जो है ना वो बीजेपी ने जीती है। और बीजेपी जो है एक इनडायरेक्टली एक और भी एक्सपेरिमेंट कर चुकी है जाटों को लेके। धन्ना जाट का भी एक जयंती मनाई थी जिसमें पूरे देश के और विदेशों से भी जाट समाज के लोग इनवाइट किए गए थे। और अब ये एक दूसरा जो कार्यक्रम है दादा कुशाल दहिया के जयंती को लेकर, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2029 के चुनाव में तक जाटों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। और जाटों को जैसे मंत्री पद भी आप देखो कि दिए गए हैं, 2 जाट मंत्री बनाए गए हैं 2024 में जो कैबिनेट बनी है, श्रुति चौधरी और महिपाल ढांडा। तो कहने की बात यह है कि जाटों को पूरा मान सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है अब आगे कदम बढ़ा चुकी है। अब देखना होगा कि जाट भाजपा को कितना। देखिए बीजेपी जो है वो दिखावा तो कर ही रही है कि जाटों को कुछ करने के लिए, लेकिन दे कुछ नहीं रही है। ये तो हमारे जो ऑडियंस हैं ये भी भली भांति समझते हैं कि बीजेपी का गेम प्लान क्या है, लेकिन लोगों का रिएक्शन क्या होता है। बीजेपी ने तो अपना दांव जो है वो चल दिया है, नए लोगों की टीम खड़ी कर दी है, इस तरह से कोई ना कोई बड़ा इवेंट करने जा रही है, आगे भी करेगी। लेकिन लोगों का क्या रिएक्शन है ये तो लोग ही बताएंगे, क्योंकि अल्टीमेट डेमोक्रेसी में वोटर्स ही डिसाइडिंग फोर्स होते हैं। दादा कुशाल सिंह की कहानी आपको बताई, आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताएं। जो जाटों के नए नेता बीजेपी में उभर रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर बताएं। नमस्कार।